नहीं पता, देर हो रही है, अब आराम करो, हुआन फैंग ने कहा और जल्दी से वहां से खिसक गया। बाई जियाओरो उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसने केवल मुट्ठी भर हवा पकड़ी है। हुआन फैंग, मेरे पास वापस आओ, बाई जियाओरो चिल्लाई, लेकिन उसे धीमी आवाज में उत्तर दिया गया। जहाज का सबसे पिछला भाग। बाई जियाओरो ने हुआन फैंग को अपने कमरे में शर्मिंदा होकर छुपते हुए देखा और वो जोर से हंस पड़ी। वास्तव में बाई जियाओरो और हुआन फैंग वास्तव में उसे हिसाब चुकाने के लिए नहीं ढूंढना चाहते थे। हालांकि वो हुआन फैंग के शब्दों के कारण पहले बहुत शर्मीली और गुस्से में थी, लेकिन उसका मूड गुस्से से ज्यादा शर्मीला था। यही कारण है कि उसे अब तक आराम नहीं मिला है। बाई जियाओरो को पता है कि हुआन फैंग को आज रात सुबह समस्या का समाधान करना है, लेकिन वो बंदूकों का उपयोग करने में अच्छा नहीं है। हालांकि हुआन फैंग इसमें अच्छा है, वो सुबह घायल हो गया था। तो बाई जियाओरो इस बार दरवाजा खोजने की हुआन फैंग की पहल से चिंतित है। वो नहीं जानती थी क्यों। हुआन फैंग के चले जाने के बाद वो हुआन फैंग के ये कहने के बारे में सोचती रही कि वो उसकी बातें स्वीकार करेगी। उस दृश्य के बारे में सोचने से पहले जहां वो शयन कक्ष में थी और हुआन फैंग ने उसे प्रकाश दिखाया था, उसकी शर्म उसके गुस्से पर हावी होने लगी और फिर उसे हुआन फैंग की सुरक्षा के बारे में चिंता होने लगी। नतीजा ये हुआ कि अब तक उसे आराम नहीं मिला। हालांकि टीवी एक खुला था, लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं देख सकी। अब जब हुआन फैंग सुरक्षित वापस आ गया है तो बाई जियाओरो को राहत मिली है। वो टीवी बंद कर देती है और आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चली जाती है। हुआन फैंग अपने कमरे में था और तब तक राहत महसूस कर रहा था जब तक उसने अगले दरवाजे से दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं सुनी। आपने पहले इस बाघ के साथ कैसे फ्लर्ट किया था? हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा कि वो पहले भी बहुत खुश था। उसके आसपास की सभी महिलाएं उसके साथ फ्लर्ट कर सकती थी। उसके सामने बाघ को छोड़कर हुआन फैंग को पता था कि बाई जियाओरो की नर्म उपस्थिति के तहत वो मामलों से निपटने का एक बेहद क्रूर तरीका था। वो एक खूबसूरत महिला की तरह दिखती थी जो इंसानों के लिए हानिरहित थी। वास्तव में एक बार जब वो उग्र हो गई तो उसका जीवन कभी कम नहीं होगा, हुआन फैंग को डर है। हालांकि बाघ का इरादा उसे मारने का नहीं था। हुआन फैंग को राहत मिली। फिर उसने धोने के लिए दरवाजा खोला। धोने के बाद हुआन फैंग अपने कमरे में वापस गया और भंडारण बॉक्स खोला। अब यदि स्टोरेज बॉक्स को नई जगह की वस्तुएं मिलती हैं, तो केवल 3 वस्तुएं ही वितरित की जा सकती हैं। हुआन फैंग अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से हुआन फैंग इस बार निराश नहीं थे। उसे फिर एक नई चीज मिल गई। किंगस्वान की 5वीं वर्षगांठ सीडी। किंगस्वान तियान केंगसी फेंग्यू देश के शीर्ष 10 सुपरस्टारों में से एक और सम्राट के सबसे कम उम्र के सुपरस्टार। उनके दुनिया भर में प्रशंसक है और उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। उनके हस्ताक्षर वाली यह सीडी उनमें से एक है। उनकी 5वीं सालगिरह के संगीत समारोह में 100 एल्बम प्रस्तुत किए गए, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। क्विंगजुआन नाम बुरा नहीं है, व्यक्ति भी बुरा नहीं है। सम्राट सुपरस्टार अप्रत्याशित रूप से इतना छोटा है। उस छोटी लड़की ली बिंगयुन से भी अधिक शक्तिशाली। हुआन फैंग ने रिकॉर्ड को देखा और खुद से कहा, क्विंगजुआन नाम का व्यक्ति भी सुंदर है। ली बिंगयू की तुलना में ये भी शुद्ध है। ये ली बिंगयुन से काफी मिलता जुलता है। मुख्य बात यह है कि यह क्विंगजुआन लगभग हुआन फैंग के समान आकार का है। वो पहले ही बादशाह की सुपरस्टार बन चुकी है। उनके प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं। ये बिल्कुल अद्भुत है। हुआन फैंग को संदेह है कि क्या उसका पुनर्जन्म हुआ है या उसके पास सुनहरी उंगलियां हैं, वरना वो यहाँ इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच पाती। हालांकि हुआन फैंग दूसरों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए कोई टिप्पणी करना आसान नहीं है। हालांकि दूसरे पक्ष के लिए इतना छोटा होने पर इतना ऊंचा पद हासिल करने के लिए कुछ कौशल होने चाहिए। चूंकि यह एक सुपरस्टार है, इसलिए इस रिकॉर्ड के गाने उत्कृष्ट होने चाहिए। हुआन फैंग बुदबुदाया। स्टोरेज बॉक्स में रिकॉर्ड भी हुआन फैंग द्वारा खरीदा गया था और ये ली बिंगयू का रिकॉर्ड था। हुआन फैंग ने ये रिकॉर्ड क्यों खरीदा? इसका कारण ये था कि जब उन्होंने ली बिंगयू से फोन पर बात की तो ली बिंगयू ने हुआन फैंग के बारे में शिकायत की। अब तक उनके गानों के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए बाद में हुआन फैंग ने ली बिंगयू का नवीनतम रिकॉर्ड खरीदा, जिनमें से एक उनका गाना सुना था। दूसरा ये कि अगली बार जब मैं उनसे मिलूं तो उन्हें ये रिकॉर्ड दिखाना था, साबित करे कि उसने सचमुच उसका गाना सुना है। बात बस इतनी है कि पिछली बार सुनने के बाद हुआन फैंग ने इसे अपनी इच्छानुसार स्टोरेज बॉक्स में रख दिया था और बाद में इसे बाहर निकालना भूल गया था। अप्रत्याशित रूप से इसे अब बदल दिया गया है। मुझे लगता है कि यह सांस्कृतिक आउटपुट है, हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 690 में बेचना नहीं चाहता। हुआन फैंग ने रिकॉर्ड निकाला और पाया कि यह पृथ्वी पर मौजूद रिकॉर्ड से अलग नहीं था। हालांकि जब उन्होंने रिकॉर्ड को कंप्यूटर में डाला और ऑडिशन देना चाहा, तो उन्होंने पाया कि कंप्यूटर उसमें मौजूद डेटा को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सका। हुआन फैंग को एहसास हुआ कि रिकॉर्ड और पृथ्वी पर रिकॉर्ड के बीच कोई अंतर नहीं है। क्या यह एकमात्र वाउचर है जिसे हस्तांतरित किया जा सकता है? हुआन फैंग ने रिकॉर्ड रखा और सोचा, वैसे क्या मेरे पास एक तैरती हुई स्पोर्ट्स कार नहीं है? यह उस पर रिकॉर्ड भी चला सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ये रिकॉर्ड खेल सकता हूँ। हालांकि भले ही हुआन फैंग के पास यह अनुमान था, अब इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उनका शयन कक्ष बड़ा नहीं है और सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार उनके द्वारा नीचे पार्किंग स्थान में पार्क की गई थी, न कि उनकी रिसीविंग रिंग में। आखिरकार अगर रिसीविंग रिंग लगाई जाती है, जब वो इसे जल्दी इस्तेमाल करता है, तो उसे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां से कोई इसे बाहर न निकाल सके, जो बहुत परेशानी भरा है। ऐसा लगता है कि हमें कल फिर से प्रयास करना होगा, हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा। उसके बाद हुआन फैंग ने रिकॉर्ड को रिंग में डाल दिया और आराम करने चले गए। रात जल्दी बीत गई। किसी अन्य समय और स्थान में पुरुष और महिलाएं दोनों उठ गए। जैसे ही वो आदमी उठा, उसे कल 2 लड़कियों का फोन आया, जिसमें कहा गया कि उनका पैसा किसी भी समय व्यापार करने के लिए तैयार है। मैं वास्तव में एक अमीर परिवार का बच्चा हूँ। मैं एक रिकॉर्ड के लिए 20,000 युआन का भुगतान करने को तैयार हूँ, जिसे कई सौ युआन में खरीदा जा सकता है। फोन रखने के बाद चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ आदमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, जल्दी करो, अगर उन्हें पछताना पड़े तो पैसे कमाने की कोई जगह नहीं है। उसकी प्रेमिका ने आग्रह किया।
चिंता मत करो, इस व्यवसाय को पीला नहीं किया जा सकता। आपने कल रिकॉर्ड पर 2 लड़कियों की घबराहट भरी अभिव्यक्ति नहीं देखी। मुझे डर है कि अगर मैंने कीमत 30,000 तक बढ़ा दी तो वे सहमत हो जाएंगी। कैसे कर सकते हैं, उन्हें इसका पछतावा है। अब यह उन पर निर्भर है कि मैं ये रिकॉर्ड दूसरों को ऊंची कीमत पर बेचूं। उस व्यक्ति ने गर्व से कहा। ठीक है, पैसे के बदले जल्दी वापस आ जाओ ताकि कोई लंबा सपना न देखना पड़े, महिला ने कहा। आप महिलाएं यही करती हैं, जब आप किसी चीज से मिलते हैं तो आप शांत नहीं होते। हालांकि उस आदमी ने ऐसा कहा, फिर भी वो अपने साथ रिकॉर्ड लेने 2 महिलाओं को ढूंढने और सौदा करने के लिए लिविंग रूम में गया। दरअसल उसे डर था कि अगर 2 न्याय नेता अचानक जाग गए और आपस में कोई समझौता नहीं किया तो वो ये छोटी सी संपत्ति नहीं बना पाएगा। अच्छा, ये रिकॉर्ड अलग क्यों है? जब आदमी ने रिकॉर्ड उठाया तो उसे रिकॉर्ड में बदलाव महसूस हुआ। हालांकि उसके हाथ में रिकॉर्ड पिछले रिकॉर्ड के समान आकार का था, लेकिन कवर पर मौजूद लोग स्पष्ट रूप से अलग थे। ऐसा लग रहा था कि यह स्पर्श पिछली रात की तुलना में थोड़ा खराब था। क्या बात, क्या बात? लिविंग रूम में शोर सुनकर उसकी प्रेमिका बाहर आई। क्या बात है? आओ और देखो, ये रिकॉर्ड अलग कैसे लग रहा है। या क्या ये कल रात जैसा ही है? मुझे ये गलत याद है। वह आदमी जल्दी से अपनी प्रेमिका के पास गया। मुझे दिखाओ। गर्लफ्रेंड ने जल्दी से रिकॉर्ड उठाया और पाया कि यह पहले जैसा नहीं था। आखिरकार वो भी क्विंग्सवान की प्रशंसक थी। कल उसके बॉयफ्रेंड को रिकॉर्ड मिलने के बाद उसने काफी देर तक गाना भी बजाया। स्वाभाविक रूप से वो जानती थी कि मौजूदा रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से पिछली रात के रिकॉर्ड से अलग था। उसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे ये गलत याद है ना? आखिरकार वो आदमी क्विंग्सवान का प्रशंसक नहीं है। उन्होंने कल रिकॉर्ड ध्यान से नहीं पढ़ा। अब उसकी भी मनमौजी मानसिकता है और वह सोचता है कि यह उसकी गलती है। तुम्हें गलत क्या याद है? ये बिल्कुल भी कल का रिकॉर्ड नहीं है। आप देखिए, कवर पर मौजूद लोगों में से कोई भी किंग्सवान नहीं है। इसके अलावा उसके हस्ताक्षर गायब हैं, महिला ने जोर से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि रिकॉर्ड कल हमारे हाथ से छूटा ही नहीं और गिराया नहीं जा सका? यह अलग कैसे हो सकता है? आदमी जल्दी में भी है, जो उसके अपने छोटे भाग्य से संबंधित है। बेशक वो इसे बहुत महत्व देते हैं। क्या रात में घर पर कोई चोर होगा? उसकी प्रेमिका ने अनुमान लगाया। हो सकता है, आइए देखें कि क्या कुछ और छूट गया है, आदमी ने कहा था। परिणामस्वरूप उन्होंने एक बार अपने घर को देखा और कुछ भी गायब नहीं पाया। क्या उन्होंने कहा कि चोर क्विंग्सवान का प्रशंसक था और उसने केवल क्विंग्सवान के रिकॉर्ड चुराए थे? ये स्पष्ट रूप से संभव नहीं है। क्या चल रहा है? महिला से पूछा। आप मुझसे पूछें, मैं पूछता हूँ कौन जाता है, आदमी ने अधीरता से कहा। अगर आज कोई डील नहीं हुई, चाहे रिकॉर्ड खो भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी वो क्विंग्सवान का वफादार प्रशंसक नहीं है। यदि वो खो जाता है तो वो खो देगा और वो मांस का एक टुकड़ा भी नहीं खोएगा। हालांकि अब यह वैसा नहीं है। 2 लड़कियां हैं जो उस रिकॉर्ड को 20,000 युआन में खरीदने को तैयार है। हालांकि यह संख्या बड़ी नहीं है, लेकिन यह उसके लिए अप्रत्याशित है। अब वो इसे देखकर नहीं पा सकता। वो कैसे सहज महसूस कर सकता है? जब आप कल रात इसे वापस लाए तो क्या आपको कोई अंतर मिला? उसकी प्रेमिका से पूछा। मुझे कोई परवाह नहीं थी, कौन जानता है। उस आदमी ने कहा कि वो किंग्सवान का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं था, इसलिए उसने रिकॉर्ड वापस ले लिया और ध्यान से नहीं देखा। इसलिए उस समय उसे पता नहीं चला कि क्या ये बिल्कुल बदल गया था। ओह, वैसे क्या आपको लगता है कि इस रिकॉर्ड का कवर अलग होगा और इसमें सामग्री वही होगी? अचानक उस आदमी ने कहा। यह संभव है, महिला ने कहा। आओ कोशिश करते हैं, उस आदमी ने आशा भरी नजरों से कहा। परिणामस्वरूप उनके साथ और भी अधिक अस्वीकार्य चीजें घटित हुई। रिकॉर्ड पढ़ा नहीं जा सका। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई रिक्त स्थान है, जिससे वे और अधिक उदास हो गए। धिक्कार है, मुझे मत बताना कि यह किसने किया, अन्यथा मैं चाहता हूं कि वो अच्छा दिखे। उस आदमी ने एक ही बार में रिकॉर्ड आधा तोड़ दिया और शातिराना ढंग से कहा। हुआंग फेंग ने पहले सांस्कृतिक उत्पादन के बारे में सोचा था। परिणामस्वरूप इस रिकॉर्ड में ली बिंग्यू की आवाज स्पेस टाइम में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी, इसलिए ये क्षतिग्रस्त हो गया था और पूरी तरह से कचरा था। जब वो आदमी गुस्से में था तभी उसका फोन फिर से बज उठा। दोनों लड़कियों ने फिर भी फोन किया। हम नियत स्थान पर पहुंच गए हैं और पैसे ले आए हैं, आप कब पहुंच सकते हैं? मैं इसे नहीं बेचूंगा। जब उस आदमी ने पैसा शब्द सुना तो वो और भी क्रोधित हो गया। 20,000 युआन अभी उड़ गए। हेलो हेलो हेलो, लड़की उत्सुकता से चिल्लाई, लेकिन फोन रख दिया गया था। क्या बात, क्या बात? उसके दोस्त से पूछा। उन्होंने कहा कि वो नहीं बेचेंगे। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 691 तात्कालिकता की भावना। क्यों, क्या ये हमारे लिए है? मैंने पहले कहा था कि यह ठीक है। जब मैंने अपना मन बदल लिया तो मैं अपना मन कैसे बदल सकता हूँ? इस बार उसने उस लड़की के बारे में शिकायत की जिसे पहले क्विंग्सवान का नया एल्बम नहीं मिला था। पहले तो वह एल्बम खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च करने से झिझक रही थी। अपनी अच्छी दोस्त के समझाने पर आखिरकार उसने अपना मन बना लिया। पैसा भी आ गया। परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड विक्रेता ने अचानक अपना मन बदल लिया और कहा कि यदि उसने इसे नहीं बेचा तो वो इसे नहीं बेचेगा। यह मजाक नहीं है। मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि वो इसे नहीं बेचेंगे और फोन रख दिया। उसके दोस्त ने कहा। नहीं, आप दोबारा कॉल करके उससे पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है। जाहिर तौर पर लड़की ने हार नहीं मानी है। ठीक है। हालांकि जल्द ही उसने फोन रख दिया, अपने दोस्त की ओर देखा और कहा। उसने फोन का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे काला भी कर दिया। लड़की पहले तो चौंक गई और फिर बोली, ये सिर्फ एक मनोविकृति है। उन्होंने ही कहा था कि उन्होंने रिकॉर्ड बेच दिए और कीमत भी उन्होंने ही तय की थी। हमने कोई प्रति प्रस्ताव नहीं दिया। वो बहुत अच्छे थे। उसने कहा कि वो उन्हें नहीं बेचेगा और फिर उसने फोन का जवाब भी नहीं दिया। अर्थात मस्तिष्क बीमार है। उसके दोस्त सहमत हो गए। बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें पता नहीं होगा कि वो आदमी इस समय उन दोनों से ज्यादा गुस्से में है। उसे जो पैसा मिला है उस पर तर्क करने की कोई जगह नहीं है। ठीक है, नाराज मत होइए। क्विंग्सवान का नया एल्बम रिलीज हो गया है। हालांकि इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, लेकिन ये किसी से भी बेहतर है। आइए इसे जल्दी से खरीदे। उस भाग्यशाली लड़की को जिसे क्विंग्सवान का हस्ताक्षरित एल्बम मिला, उसने अपने दोस्त से कहा।
ठीक है, ऐसे मनोचिकित्सक से मिलना और दूसरों के साथ चालाकी करना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। लड़की अब भी परेशान है। यदि वो नहीं बिकती तो आपने पहले कहा था। सुबह उसने उनसे इंतजार करने के लिए पैसे लाने को कहा। नतीजतन वो अभी भी गुमसुम खेल रही है और फोन का जवाब नहीं मिल रहा है। सोचकर गुस्सा आता है। ठीक है, चलो, ऐसे आदमी पर नाराज मत होना। हालांकि उनके दोस्त भी काफी नाराज हैं, लेकिन अब ऐसा ही हो सकता है। वह आदमी, वे एक दूसरे को नहीं जानते और नहीं जानते कि वे कहाँ रहते हैं। अब दूसरा पक्ष फोन का जवाब नहीं देता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वे केवल दुकान में बेचे गए एल्बम ही खरीद सकते हैं। चल दर, उन्होंने अपना बैग लिया, कॉफी शॉप से बाहर निकले, निकटतम रिकॉर्ड स्टोर पर गए और किंग्सवान का एक नया एल्बम खरीदा, जिससे लड़की को बेहतर महसूस हुआ। हुआन फैंग को नहीं पता था कि उसने अपने स्टोरेज बॉक्स को फिर से चोर बना लिया है, जिससे कई लोग नाखुश हैं। आज रविवार है। मूल रूप से हुआन फैंग सुयुमो को बाहर आकर उसके साथ खेलने के लिए कहना चाहता था। हालांकि सुयुमो ने हुआन फैंग से माफी मांगी। हालांकि वो बाहर आकर हुआन फैंग से मिलना चाहती थी। कल वो दिन है जब उनकी नई आहार गोलियां बाजार में आएंगी। आज वो और जी मिंगजियाओ कंपनी में जाएंगी और अंतिम प्री मार्केट निरीक्षण करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें कोई कमी नहीं है। हुआन फैंग नई आहार गोलियों के बारे में भी जानते हैं। आखिरकार उन्होंने शुरुआत में ही इस फॉर्मूले की चोरी रोक दी और अब हुआन फैंग को भी पता है कि सुयुमो और जी मिंगजियाओ को कंपनी में इतनी दिलचस्पी क्यों है और वे इतने हताश हैं। वे अधिक पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के लिए है और अपने शेष जीवन के लिए मैं अपने भाग्य पर हावी होने की कोशिश कर रहा हूँ। हुआन फैंग कहना चाहेंगे कि सुयुमो को इतना थकने न दे। उसका व्यवसाय उसके ऊपर निर्भर है। जाहिर है, यह सही समय नहीं है। दूसरों की नजर में वो अपने वर्तमान करियर पर नजर भी नहीं डालेंगी। तियानजियाओ समूह की तुलना में वो अभी भी बहुत पीछे है, इसलिए सुयुमो के पीछे के परिवार को संतुष्ट करना असंभव है। इसलिए हुआन फैंग ऐसा कहने के योग्य नहीं है। सुयुमो को हुआन फैंग की विशिष्ट स्थिति के बारे में पता नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर वह नहीं सोचती कि हुआन फैंग उसकी मदद कर सकते हैं। अब तक उसने हुआन फैंग के साथ अपने परिवार के बारे में बात नहीं की है। हुआन फैंग इसका अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह हुआन फैंग की तात्कालिकता की भावना अधिक थी, इसलिए वो एक दिन में अन्य स्थानों पर नहीं गए, बल्कि अपनी वाइनरी में ही रहे। फिलहाल शराब की भट्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और कर्मचारियों का उत्साह काफी ऊंचा है। इसके अलावा हाल के दिनों में सीवेज उपकरण उपचार संयंत्र की तरह शराब की भट्टी ने भी अपनी भर्ती का विस्तार किया है। श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नए कारखाने के भवनों में नई उत्पादन लाइनें बनाई जा रही है। अब हुआन फैंग ने बहुत अधिक लाभ नहीं कमाया है, इसलिए जो उसने पहले बनाया था उसने भी बहुत सारा पैसा खाया। सौभाग्य से इससे पहले टोंग कियानजुन के विला में हुआन फैंग को कुछ प्राचीन वस्तुएं और उन्हें बेचने से कुछ पैसे मिले थे, अन्यथा उसके पास अब विस्तार करने के लिए पैसे नहीं होंगे। एक दिन लंबा नहीं होता, ये हुआन फैंग को एक बार में हजारों या यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों बोतल शराब नहीं मिलने दे सकता। इसी तरह ये पेन चेंगफू और कैतियान को हुआन फैंग के विवरण की पूरी तरह से जांच नहीं करने दे सकता। इसलिए इस दिन पेन चेंगफू और कैतियान दोनों बहुत सुरक्षित हैं और उन्हें हुआन फैंग को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती है, या यहाँ तक कि मौज मस्ती करने के लिए बाहर जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। जो लोग उनकी निगरानी करते हैं उन्हें निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलता है। शाम को जब हुआन फैंग अपने निवास पर लौटे तो उन्होंने तांग मिक्स्यू और गुओ मेंगिन को फिर से देखा। वे अपने सूप के साथ फिर से हुआन फैंग को देखने आए। हुआन फैंग को आश्चर्य हुआ। तांग मुक्सू ने अपने निवास पर सूप नहीं पकाया, लेकिन गुओ मेंगिन के घर पर हुआन फैंग को नहीं पता था कि उनके बीच संबंध कब इतने अच्छे थे। बेशक हुआन फैंग को एक बार फिर बाई जियाओरो द्वारा सफेद आंखों से उपचारित किया गया था। मुझे नहीं पता कि यह उसका भ्रम था या नहीं। हुआन फैंग को लगा कि बाई जियाओरो की नजरें तांग मिक्सू और गुओ मेंगिन के प्रति बहुत अनुकूल नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें कुछ शत्रुता है। वे बस एक दूसरे से मिले, उन्हें ऐसी कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है पहले कोई गलतफहमी हो गई हो। हालांकि तांग म्यूस्नो पहले ही कह चुकी है कि हुआन फैंग की एक प्रेमिका है, यह उसका सबसे अच्छा दोस्त है। बाकी दो लड़कियां ये जानती हैं, इसलिए अब उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं है। हालांकि हुआन फैंग अभी भी बाई जियाओरो की थोड़ी शत्रुता को महसूस कर सकता है। इसलिए हुआन फैंग का रात्रिभोज थोड़ा असहज था, जबकि अन्य तीन लड़कियां हर समय मुस्कुराहट के साथ बात कर रही थीं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि उनके बीच का रिश्ता इतना करीबी है या नहीं। वैसे तियानजियाओ समूह की नई आहार गोलियां कल बाजार में आ जाएंगी। वे कैसा काम कर रही हैं? हुआन फैंग ने तांग मिक्सू से पूछा। क्या तुमने स्वयं बहन यूमो से नहीं पूछा? टैंग मिक्सू से पूछा। नहीं, वो आज बहुत व्यस्त लग रही है और मैंने उसे परेशान नहीं किया। हुआंग ने कहा, भी चैट सार्वजनिक नंबर खोजे। मडी 66, आप अकेले हैं। छोटी बहन आपको फिल्मों से उत्साहित करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 692 कार्य। ठीक है, तांग मिक्स्यू ने कहा। हालांकि बहन यूमो और बहन जी की शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि वे थोड़ी घबराई हुई हैं और कुछ परेशानी में हो सकती है। आखिरकार तांग मिक्स्यू की अपनी कंपनी है और उसका दिमाग इन 2 दिनों में सूप कैसे पकाने पर है, इसलिए वह तियानजियाओ समूह के बारे में ज्यादा नहीं जानती है। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और बाद में सु यूमो को कॉल करने की योजना बनाई, ये देखने के लिए कि क्या वहां कोई कठिनाई है। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? रात के खाने के बाद कई लोग अभी भी लिविंग रूम में बातें कर रहे थे। उसके बाद तांग मुक्सू और गुओ मेंगिन चले गए। आप भाग्यशाली हैं। तांग मुक्सू और गुओ मेंगिन के चले जाने के बाद बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग से कहा, ये किस तरह का प्यार नहीं है? हुआंग फैंग ने अजीब तरीके से कहा कि तांग मिक्सू और गुओ मेंगिन जब सिर्फ खाना खाते थे तो उन्हें उसकी बहुत ज्यादा परवाह होती थी। ठीक है, चलो काम पर लग जाओ। बाई जियाओरो ने अपने चेहरे पर कहा, कल आप एक मिशन पर होंगे। कौन सा कार्य? हुआंग फैंग ने ये कहते हुए पूछा कि पिछली बार ली बिंग्यू और टोंग कियानजुन के बाद से उन्होंने कोई भी कार्य स्वीकार नहीं किया है। हमें मिली जानकारी के अनुसार चीन में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक आपराधिक समूह विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
अब इन लोगों के ठिकाने का पता चल गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के अन्य सदस्यों ने उनका पीछा किया है। अब वे किन्घई प्रांत के क्षेत्र में हैं। वैसे भी मैं किन्घई प्रांत के इस पक्ष का प्रभारी व्यक्ति भी हूँ। निदेशक ने हमें अन्य सदस्यों के कार्यों में सहयोग करने के लिए कहा, बाई जियाओरो ने कहा। बिल्कुल कहा, हुआन फैंग ने पूछा। बगल में यिंगझोउ में बहुत सारा जंगल है, अब वे लोग शायद वहीं छिपे होंगे, बाई जियाओरो ने कहा। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। यिंगझोउ जियांगझोउ का अगला दरवाजा है। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो पहुंचने में 2 घंटे नहीं लगेंगे। मैं कल सुबह शुरू करूंगा। हाँ, सुबह सुबह, बाई जियाओरो ने कहा। लेकिन यह आप नहीं है, ये हम हैं। क्या आप भी जा रहे हैं? हुआन फैंग ने आश्चर्य से पूछा कि जब से बाई जियाओरो ने अपनी आंतरिक शक्ति खो दी है, वो एक घरेलू लड़की का जीवन जी रही है। वो आमतौर पर खाना खाती है, टीवी देखती है और अभ्यास करती है। वो कार्य करने के लिए बाहर नहीं जाती। यदि उसके पास कोई कार्य है तो उसे भी दूसरों को पूरा करना होता है। अप्रत्याशित रूप से वो इस कार्य में जाएगी। क्या आप नहीं कर सकते? बाई जियाओरो ने अपनी भौहें उठाई और कहा, भले ही मेरे पास आंतरिक शक्ति न हो, मैं लड़ते समय आपसे बदतर नहीं होंगी। हालांकि बाई जियाओरो के पास अब कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, लेकिन उनकी शूटिंग कौशल और अनुभव अभी भी मौजूद है। उसके दिमाग में उसका खुद का अनुभव एक नौसिखिया हुआंग फैंग से बेहतर है, इसलिए उनकी भूमिका हुआंग फैंग से बदतर नहीं होगी। आवश्यक रूप से नहीं, हुआंग फैंग ने कहा। अन्यथा आप अभी भी नहीं जाएंगे। मैं अपने आप जाऊंगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो। बिल्कुल नहीं, बाई जियाओरो ने अपना सिर हिलाया और कहा, आखिरकार आप एक नवागंतुक है। नियमों के अनुसार आपके पास बूढ़े व्यक्ति द्वारा सिखाया गया कुछ अनुभव भी होना चाहिए। आपके पास पहले कोई मौका नहीं है, इस बार आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये देखकर कि बाई जियाओरो बार बार इस पर जोर देती है, हुआन फैंग अब कुछ नहीं कहता। मुझे लगता है कि बाई जियाओरो के पास ज्यादा आंतरिक शक्ति नहीं है, लेकिन आखिरकार वो अनुभवी है और उसे खतरनाक नहीं होना चाहिए। बातचीत के बाद वे अपने कमरे में वापस चले गए। चूंकि कल कोई काम है इसलिए उन्हें आज जल्दी आराम करना होगा। हालांकि हुआन फैंग को तुरंत आराम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सु यूमो को बुलाया। हेलो यूमो। हुआन फैंग, बहुत देर हो चुकी है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इस समय सु यूमो बस बिस्तर पर चली गई। उसने हुआन फैंग के साथ दिन या बातचीत नहीं की, लेकिन कंपनी में काम करने के बाद देर से वापस आई। कुछ नहीं, बस पूछना चाहता हूँ, कल नई आहार गोलियों की तैयारी कैसी है? अगर मैं मदद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो बस कहो, हुआन फैंग ने कहा। ये ठीक है, ये सब तैयार है। सुयुमो ने अपना चेहरा रगड़ा और थके हुए कहा कि वो और जीमिंग जियाओ पूरे दिन ये सुनिश्चित करने में व्यस्त थे कि वापस आने से पहले कोई चूक न हो। अच्छी बात है, हुआन फैंग ने कहा, लेकिन अब मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। अगर आपको कोई कठिनाई हो तो आपको मुझसे कहना होगा कि मैं मेरे प्रति विनम्र न रहूं। मैं समझ गया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रति विनम्र नहीं रहूंगा, सु ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आप पहले आराम कर सकते हैं, आप कल व्यस्त रहेंगे। हुआन फैंग ने कहा कि वो फोन से सुयुमो को सुन सकता था जैसे कि वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वो उसे परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तुम्हें पहले भी आराम करना चाहिए, सु यूमो ने कहा। हुआन फैंग ने फोन रखने के बाद वो सोच रहा था कि सु यूमो की कैसे मदद की जाए। हालांकि सु यूमो स्पष्ट रूप से अब उस पर दबाव नहीं डालना चाहती, इसलिए यदि कोई कठिनाई है तो उसने इसे खुद से नहीं कहा। वो अकेले ही इसका सामना कर रही है, जिससे हुआन फैंग को शर्म आती है। ऐसा लगता है कि हमें विकास पर पूरा ध्यान देना चाहिए, अन्यथा हम यूमो की मदद भी नहीं कर सकते, हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा। इसलिए कुछ चिंतित हुआन फैंग ने आराम नहीं किया, बल्कि अलग अलग आयामी स्थान में विला में गए, क्रमशः रोबोट और निंग वुशुंग को बुलाया। हुआन फैंग के स्पष्ट निर्देशों के कारण रोबोट अब बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। इसके अलावा चीजों को करने की हठधर्मिता के कारण हालांकि कभी कभी इससे विकास धीमा हो जाएगा, ये भी गारंटी दे सकता है कि विकास प्रक्रिया में कोई बड़ी गलतियां नहीं होंगी। इसलिए हुआन फैंग को बुद्धिमान रोबोट द्वारा नियंत्रित शराब की भट्टी में काफी राहत मिली है। और जब दूसरी तरफ निंग वुशुंग ने हुआन फैंग को देखा तो वह भी बहुत खुश हुई। अब उस समय और स्थान में केवल जियाओकुई ही कुछ अंतरंग शब्द कह सकती है, इसलिए वो अभी भी बहुत अकेली है। जब भी उसने हुआन फैंग को देखा वो सबसे ज्यादा खुशी का समय था। हुआन फैंग के चले जाने के बाद से निंग वुशुंग ने उबाऊ समय को खत्म करने और हुआन फैंग को अधिक पैसा कमाने में मदद करने के लिए व्यवसाय में कड़ी मेहनत की है। हालांकि उसकी प्रतिभा जियाओकुई जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है, अब वो पहले से काफी आगे बढ़ चुकी है। जब हुआन फैंग ने निंग वुशुंग को देखा तो उसने सबसे पहले उसे अपनी नाजी दी और उसे 2 बार वापस जाने के लिए कहा। हर बार वो बहुत सारी चीजें धरती पर लेकर आया। पिछली बार हुआन फैंग ने उसे नाजी नहीं दी। आखिरकार नाजी उसके लिए अधिक उपयोगी है। तीसरी बार के बाद वो निंग को कम से कम 1 दिन के लिए नहीं देख सकता है, इसलिए इसे दोबारा उधार लेने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि इसने हुआन फैंग की उपदेशों को फिर से अपनाने की मांग भी बढ़ा दी। हालांकि अब उसके पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए निंग वुशुंग के लिए दूसरा खरीदने का कोई रास्ता नहीं है और वो केवल उसी से काम चला सकता है जो अभी है। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। 693वां बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। गंतव्य पर पहुंचता है। निंग वुशुंग का व्यवसाय भी अच्छा है। हालांकि हुआन फैंग वहां से चला गया, लेकिन सुपे ने उस पर विश्वास नहीं खोया और निंग वुशुंग की अच्छी देखभाल की। हालांकि कम समय के कारण निंग वुशुंग के व्यवसाय में बदलाव बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि हुआन फैंग का मानना है कि वो वास्तविक दुनिया से निंग वुशुंग के लिए जो चीजें लाता है उसके लिए तेजी से विकास करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। निंग वुशुंग को जाते हुए देखकर हुआन फैंग ने विला में एक भेड़िए और एक चील से कहा, ठीक है, चलो भी चलते हैं। जियाओयंग आमतौर पर ज्यादातर समय विला में रहती है, जबकि जियाओबाई आमतौर पर वास्तविकता में रहती है। कभी कभी हुआन फैंग का अनुसरण करती है। ये भेड़िया और एक चील बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन हुआन फैंग ने कहा कि वे सिर्फ जियाओबाई को अपने साथ ले जाते हैं। जियाओयंग केवल यही रह सकती है।
अगली सुबह हुआंग फेंग के कमरे से बाहर निकलने के तुरंत बाद उसने बाई जियाओरो को देखा, जो काफी समय से तैयार थी। आज की बाई जियाओरो इस समय की अवधि से स्पष्ट रूप से भिन्न है। इस अवधि के दौरान बाई जियाओरो हुआंग फेंग के आवास में रह रही है। हालांकि पूरे व्यक्ति में अभी भी कुछ गंभीर अर्थ है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। यह एक प्रकार की आलस्य और शांति अधिक है, जो लोगों को आम लोगों की तुलना में कम दूरी का एहसास कराती है। लेकिन आज ये स्पष्ट रूप से भिन्न है। हुआंग फेंग बस उसे देखता है और दूसरों से दूर होने की सांस महसूस कर सकता है। उस सुंदर मुख पर इस समय कोई भाव नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस शख्स को छूना आसान नहीं है। एक शब्द में हुआंग फेंग के पास आज की बाई जियाओरो की इंद्रियों के लिए दो शब्द हैं, गाओलिंग। जल्दी से धो लो और फिर निकल जाओ। बाई जियाओरो ने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा। ठीक है। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। जल्द ही वे इमारत से बाहर निकल गए और हुआंग फेंग जैसी ही कार चलाने लगे। रास्ते में हुआंग फेंग ड्राइविंग के प्रभारी थे, जबकि बाई जियाओरो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के अन्य लोगों के संपर्क में थे। वे बुकिंग स्थल पर पहुंच गए हैं और पुष्टि की है कि समूह उस जंगल में है जहां पर्यावरण बहुत अच्छा नहीं है और पेड़ फल फूल रहे हैं। हमारे लिए भी चैट खोज सार्वजनिक नंबर को छीनना अच्छा नहीं है। मरी 66, आप अकेले हैं। आपकी छोटी बहन आपको फिल्म से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 694। मुझे क्षमा करें। अब यह निर्धारित किया जा सकता है कि समूह इस जंगल में है। लोगों की संख्या संभवतः 15 से 20 के बीच है। वहाँ कई हल्के और भारी हथियार हैं और मारक क्षमता बहुत मजबूत है। इसके अलावा ये संदेह है कि वहाँ समूह में विदेशी खतरनाक तत्व हैं। ये लोग बहुत जिद्दी हैं और आत्मसमर्पण की संभावना बहुत कम है, आदमी ने कहा था। इसके अलावा मेरी तरफ 10 लोग हैं। तुम दोनों को मिलाकर कुल 12 लोग हैं। मेरे लोग हमला करने के लिए तैयार हैं, उस आदमी ने जोड़ा। वास्तव में वो बाई जियाओ के समर्थन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, मुख्यतः क्योंकि बाई जियाओ के पक्ष में केवल 2 लोग हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि बाई जियाओ को कुछ समस्याएं हैं और उसकी ताकत को काफी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में उनका समर्थन वास्तव में नगण्य है। हालांकि मामले की व्यवस्था महानिदेशक द्वारा की जाती है। आखिरकार ये युवाओं का प्रांत है जो बाई जियाओ के प्रभारी है। ये समझ में आता है कि उसने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा वो बाई जियाओ के नौसिखियों में भी बहुत रुचि रखते हैं। जहां तक उनकी जानकारी है, महानिदेशक इस नए सदस्य को लेकर काफी आशावादी है। मूल रूप से बाई जियाओ ने केवल उन्हें परिधीय सदस्यों की पहचान के लिए आवेदन करने में मदद की। महानिदेशक ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य के रूप में पदोन्नत किया। इसलिए न केवल वह बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के कई लोग भी हुआंग फेंग के बारे में उत्सुक थे। हालांकि हुआंग फेंग के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल होने के बाद वो जियांगजू में रहे और राजधानी नहीं गए, इसलिए कई लोगों ने उन्हें नहीं देखा। समूह नेता एन की निगाहें हुआंग फेंग की ओर मुड़ती देखकर बाई जियाओ ने हुआंग फेंग की ओर इशारा किया, जैसे कि उसे अभी पता चला हो। उसका नाम हुआंग फेंग है। वो मेरी टीम का नया सदस्य है। उसे शामिल हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ग्रुप लीडर भविष्य में उसकी देखभाल कर सकता है। जरूर जरूर, ग्रुप लीडर ने मुंह में कहा, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले बाई जियाओ, हुआंग फेंग, ये ग्रुप लीडर एन है। बाई जियाओ ने हुआंग फेंग से कहा। नेताजी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हुआंग फेंग ने कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अंजी ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे हुआन से मिलाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मैंने आपके नाम के बारे में काफी समय से सुना है, लेकिन मुझे इसे देखने का मौका नहीं मिला। आज आखिरकार मैंने इसे देख लिया। वास्तविक व्यक्ति, यह मेरे नाम के योग्य है। जहां मैं हूं वहां मैं कोई नहीं रहूंगा जहां बड़ा नाम है। ग्रुप लीडर मजाक कर रहा है, हुआन फेंग ने कहा। ठीक है, अगर आप विनम्र हैं तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आइए बात करते हैं कि कैसे व्यवहार करना है। बाई जियाओ ने उनकी विनम्रता में बाधा डाली। अंजी ने हुआंग फेंग पर एक नजर डाली और कहा, जिस समय हम आए थे हमने उनकी सामान्य स्थिति निर्धारित की है और हमें प्रवेश करने के लिए एक काफी छिपा हुआ रास्ता मिला है जो उन्हें नहीं मिलना चाहिए। बाई जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, क्या होगा अगर वे पीछे हट जाएं? हमारे पास बस इतने सारे लोग हैं। जंगल बहुत बड़ा है, उन्हें रखना बहुत मुश्किल है। क्या आपके पास कोई रास्ता है? वो वास्तव में वहां नहीं है, इसलिए मैंने निर्देशक से मदद मांगी। हालांकि निर्देशक कम समय में अधिक लोगों को मेरे पास नहीं भेज सकता है और अंदर के लोग किसी भी समय जा सकते हैं, इसलिए हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें लेना होगा एक मौका। बाई जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। ये वाकई थोड़ा मुश्किल है। हालांकि वो किंगशेंग प्रांत की प्रभारी है, लेकिन उनके और हुआंग फेंग को छोड़कर अन्य लोग यहाँ नहीं है। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें यहाँ और अधिक सुदृढ़ीकरण मिल सकता है, लेकिन अंदर के लोग भी इस अवधि में जंगल छोड़ सकते हैं। एक बार जब वे शहर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उनके कार्यकलाप बहुत सीमित हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ, बाई जियाओ ने कहा। इस समय आप कमांडर हैं, हम सिर्फ मदद करने के लिए यहाँ हैं। बाई जियाओ और अंजी दोनों एक ही स्तर के टीम लीडर हैं और उनमें से कोई भी दूसरे को आदेश नहीं दे सकता। बाई जियाओ अब कहती हैं कि उन्हें कमान सौंपने की पहल करनी होगी। अंजी ने सिर हिलाया। इस मामले में ये सबसे अच्छा है। यदि दोनों में से कोई भी दूसरे की बात नहीं सुनेगा तो ये बहुत खतरनाक होगा। हालांकि बाई जियाओ में केवल 2 लोग हैं। एक बार आंतरिक संघर्ष होने पर यह कार्रवाई के लिए बहुत हानिकारक होगा। फिर हुआंग फेंग ने अंजी का उसके मुंह में छिपे रास्ते के प्रवेश द्वार तक पीछा किया। वहां हुआंग फेंग और बाई जियाओ ने शेष लोगों को देखा जो इस समय सभी हथियारों से लैस थे। तुलनात्मक रूप से कहें तो हुआंग फेंग और बाई जियाओ बहुत जर्जर हैं। हुआंग फेंग के पास बंदूक भी नहीं है। बेशक उसकी अंगूठी में बंदूकें हैं और लंबी बंदूकें और पिस्तौलें हैं, लेकिन जाहिर है वो उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि वो इन बंदूकों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकता है। समूह नेता, क्या आप हुआंग फेंग को एक बंदूक दे सकते हैं? वो अभी अभी संगठन में आया है और जिस बंदूक के लिए मैंने आवेदन किया था वो अभी तक नहीं आई है, बाई जियाओ ने अंजी से कहा।
बिल्कुल, अंजी ने खुशी से कहा और फिर उसने लोगों से हुआंग फैंग को एक सबमशीन गन, एक पिस्तौल, यहाँ तक कि एक खंजर और 2 ग्रेनेड और एक बुलेट प्रूफ जैकेट देने के लिए कहा। एक शब्द में कहें तो उन्होंने जो दिया वो छोटा नहीं था। हालांकि अंजी के दिल में वो हुआंग फैंग और बाई जियाओरो के समर्थन से और भी अधिक निराश था। बाई जियाओरो की अपनी ताकत क्षतिग्रस्त हो गई थी। हुआंग फैंग के पास अब तक बंदूक भी नहीं थी, इसलिए शूटिंग का तरीका अच्छा नहीं होगा। ऐसे दो लोग खुद का समर्थन करने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं या यहाँ तक कि दो और बाधाओं पर भी भरोसा कर सकते हैं। नेता, मुझे आपका अनुसरण करने का पछतावा है, हुआंग फैंग ने बुलेट प्रूफ बनियान पहने हुए धीमी आवाज में बाई जियाओरो से कहा। दरअसल हुआंग फैंग के पास सुनहरा मुलायम कवच है, हालांकि वो स्पष्ट रूप से अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करेगा। बाई जियाओरो हुआंग फैंग को कुछ संदेह से देखती है। हुआंग फैंग ने अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा किया और कहा, उन्हें देखो, वे सभी सशस्त्र हैं, मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, उनके जीवन की सुरक्षा की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। मैंने कहा, नेता, क्या आपका इलाज नहीं किया जा रहा है? यदि मैंने कहा तो मैं आपके बुरे स्वभाव के कारण लोगों को नाराज कर दूंगा। मैंने बहुत पहले कहा था, आपको बदलने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं है। चुप रहो। बाई जियाओरो आखिरकार हुआंग फैंग की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो धीमी आवाज में उस पर चिल्लाती है। वो गुस्सा और शर्मिंदा महसूस करती है। वास्तव में हुआंग फैंग के पास जी के आदमियों की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो बहुत शर्मिंदा है और कांप रही है। हालांकि बाई जियाओरो स्पष्ट रूप से यह नहीं सोचती कि यह उसके गुस्से का कारण है। हालांकि वो आमतौर पर कई अन्य समूहों के साथ व्यवहार नहीं करती है, लेकिन उसकी लोकप्रियता भी बुरी नहीं है। हालांकि उन्होंने मूल रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो छोड़ने की योजना बनाई थी और फिर महानिदेशक की सलाह के अधीन रही। हालांकि हुआंग फैंग के उपकरण में स्वाभाविक रूप से देरी हुई। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 695 घात। हुआंग फैंग ने तुरंत बात करना बंद कर दिया, लेकिन जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दिया। कार्रवाई। ये देखकर कि हुआंग फैंग ने सभी चीजें पहन ली हैं, अंजी ने बाई जियाओरो को इशारा किया और फिर अपने दाहिने हाथ की लहर के साथ हर कोई नीचे झुका और तेजी से जंगल की ओर चला गया। हुआंग फैंग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने का ये पहला मौका है। वो अपने आसपास के अन्य लोगों के कार्यों को सचेत रूप से देखता था। उन्होंने पाया कि ये लोग स्पष्टतः बूढ़े हाथ वाले हैं। वे अच्छी तरह से सुरक्षा कर सकते हैं और तेज चलते समय पकड़े जाने की जोखिम को कम कर सकते हैं। साथ ही इन लोगों के लिए सहयोग करना स्पष्ट रूप से पहली बार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पास श्रम का स्पष्ट विभाजन है। प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए एक अभिविन्यास का पालन करता है कि कोई मृतकोण नहीं है। एक बार जब कोई दुश्मन सामने आ जाए तो वे उसे पहली बार में ही ढूंढ सकते हैं, चाहे वो कहीं भी दिखाई दे। ये वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का मास्टर है। यह आसान नहीं है। हुआंग फैंग ने भावना के साथ कहा कि उनकी तुलना में जिन गैंगस्टरों से वो पहले मिला था, वे मेज पर बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे। हुआंग फैंग ने ये गारंटी देने का साहस किया कि जब वो बाहर आएगा तो उसके आसपास कोई भी उनमें से 10 को हरा सकता है। हालांकि आखिरकार हुआंग फैंग ने अपना जीवन पूरी तरह से अन्य लोगों पर डालने की हिम्मत नहीं की, इसलिए जब वो जानबूझकर आखिरी व्यक्ति पर गिरता है तो वो चुपचाप विला में छोटे ईगल को छोड़ देता है। जंगल की आड़ में छोटा चील दूसरों को पता चले बिना आसानी से उड़ जाता है। हुआंग फैंग, जल्दी करो। सामने बाई जियाओरो ने पाया कि हुआंग फैंग गिर गया है, इसलिए वो धीमा हो गया और हुआंग फैंग का इंतजार करने लगा। ऐसी माचिंग स्थिति में पहला और आखिरी हमला करने के लिए सबसे असुरक्षित थे। बाई जियाओरो हुआंग फैंग की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसे राहत महसूस नहीं हुई। वो अंत में रुके। ये रहा। हुआंग फैंग को एक के साथ होना चाहिए, गति तेज करनी चाहिए। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद इस समय लोग पूरी तरह से जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। अंजी ने लोगों को रुकने का इशारा किया। तुरंत उसके आदमी एक घेरा बनाते हैं, उनकी पीठ के बल झुक जाते हैं और आसपास की स्थिति का निरीक्षण करते हैं। अब जब हम एक दूसरे के करीब हैं, तो आगे जाना सुरक्षित नहीं है। पीछे से सभी को सावधान रहना चाहिए, अंजी ने कहा। सिर हिलाने के बाद वे चलने की अवस्था से चलने की अवस्था में बदल जाएंगे। इसके अलावा अगर वे चल भी रहे हैं तो भी तेज नहीं है। वे आसपास की स्थिति का अवलोकन करते हुए चल रहे हैं। हुआंग फैंग के बारे में भी यही सच है। वो सबमशीन गन के साथ सावधानी से चल रहा है और उसकी आंखें पेड़ों के चारों ओर घूम रही हैं। यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि अगर इन्हें पहले से तैयार करके छिपा दिया जाए तो इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन उनके लिए हमें देखना आसान नहीं है जब तक कि वे वहां ना हो। हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। वैसे ऊंचे। हुआंग फैंग अवचेतन रूप से ऊंचे स्थान की ओर देखता है। यहाँ कई बड़े पेड़ हैं जो आकाश को ढकते हैं और सूरज की रोशनी को रोकते हैं। हुआंग फैंग बाहर का सूरज भी अंदर नहीं देख पाता। इस समय हुआंग फैंग को अचानक दूर एक पेड़ के तने पर एक चमकीला धब्बा महसूस हुआ और उसकी अपनी छठी इंद्रिय तेज थी। वहां खतरा था। नीचे उतरो, हुआंग फैंग चिल्लाया। आसपास के अन्य लोग हालांकि यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। सभी अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिक हैं। हुआंग फैंग के शब्दों को सुनने के बाद वे पहली बार में अवचेतन रूप से लेट गए। छूना। जिस समय लोग गिरते हैं, जिस स्थान पर वे खड़े होते हैं, उसके पीछे एक बड़े पेड़ के तने में गोली का छेद होता है और गोलियों की आवाज तुरंत लोगों के कानों में पड़ जाती है। 1 बजे आगे दूसरी तरफ पेड़ है। हुआंग फैंग के बगल में लेटे हुए राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के एक सदस्य ने बंदूक की आवाज सुनने के बाद पहली बार कहा, उसे मार डालो। अंजी ने कहा, हाँ, यह वही व्यक्ति है। तब हुआंग फैंग ने देखा कि उसके बगल में लेटा हुआ आदमी नहीं उठ रहा है, इसलिए वो जमीन पर लेट गया और अपने बैग से एक बक्सा निकाला जो हिस्सों का ढेर था। उन्होंने इसे कुशलता से इकट्ठा किया। 1 मिनट से भी कम समय में एक स्नाइपर बंदूक इकट्ठी कर ली गई थी। इस अवधि में पेड़ पर मौजूद व्यक्ति ने हुआंग फैंग को 2 बार गोली मारी। हालांकि उससे कोई हताहत नहीं हुआ। जमीन पर कई खरपतवार और पेड़ हैं जो एक अच्छा परिरक्षण प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। हुआंग फैंग के गिरने के बाद वे भी कुछ दूर चले गए।
हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरा पक्ष ऊंचा था और वे इस समय दूसरे पक्ष द्वारा दबा दिए गए थे, इसलिए वे बिल्कुल भी नहीं उठ सके। इस समय हुआंग फैंग के बगल वाले व्यक्ति ने एक उपयुक्त स्थिति ढूंढ ली और दूरी पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। लक्ष्य निशाने पर है, कृपया बताएं। मार डालो, अंजी ने कहा। चूना उत्तर दिया कि उसे गोली मार दी गई थी और हुआंग फैंग ने देखा कि जब घास के बीच से गोली चली तो दूर बैठा व्यक्ति पेड़ से गिर गया था। लक्ष्य को मार दिया गया है, हुआंग फैंग के बगल वाले व्यक्ति ने कहा। हुआंग फैंग ने उसे शाबाशी दी। उन्होंने दूसरे पक्ष के निशानेबाजी कौशल की सच्चे दिल से प्रशंसा की। अभी वो आदमी बहुत दूर था, उनके बीच बहुत सारे पेड़ थे। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति ने एक ही बार में दूसरे पक्ष का समाधान कर दिया। हालांकि हुआंग फैंग शूटिंग कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ है जो कुशल होने से बहुत दूर है। उसके बगल वाला आदमी जाहिर तौर पर एक स्नाइपर विशेषज्ञ है। हुआंग फैंग को अपना अंगूठा ऊपर उठाते देख वह आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया और फुसफुसाया, आप अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने जो कहा वो सच था, चापलूसी नहीं। उसे इतनी दूर पेड़ पर स्नाइपर नहीं मिला, साथ ही उसके आसपास के पेड़ शानदार थे। हालांकि हुआंग फैंग को ये पहले ही मिल गया था। जाहिर है उनके दिमाग में हुआंग फैंग अधिक शक्तिशाली है। हाँ, आपकी नई टीम का सदस्य वास्तव में अच्छा है। पूर्व अंजी ने बाई जियाओरो को यह भी बताया कि हालांकि वो जरूरी नहीं सोचता था कि हुआंग फैंग उसकी टीम के सदस्यों से बेहतर था। हुआंग फैंग समय से पहले दुश्मन को ढूंढने में सक्षम था, जिससे ये भी पता चला कि हुआंग फैंग पूरी तरह से बेकार नहीं था और वो महानिदेशक की पदोन्नति पुनर्तः अनुचित नहीं थी। बाई जियाओरो मुस्कुराती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो हुआंग फैंग को देखने से संतुष्ट है। दुश्मन को स्पष्ट रूप से हमारे आने का पता चल गया है, इसलिए हमें आगे और अधिक सावधान रहना चाहिए, अंजी ने भीड़ से कहा। लोगों ने भारी चेहरों के साथ सिर हिलाया। अचानक हमला और जोरदार हमला दो अलग अलग चीजें हैं। दूसरा पक्ष अब तैयार है। वे दूसरे पक्ष को खत्म करना चाहते हैं, जिसे असंभव नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पहले की भविष्यवाणी से कहीं अधिक कठिन होगा। निश्चित रूप से उनके जाने के कुछ देर बाद ही उन पर फिर से हमला किया गया। इस बार यह पेड़ से नहीं बल्कि उनके सामने से था। दूसरा पक्ष इससे बचना नहीं चाहता था, तो मिंगदाओ मिंग बंदूक और हुआंग फैंग आग में बदल गए। स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग और उनका पक्ष विनम्र नहीं थे। उन्होंने पहली बार में जवाबी फायरिंग की। हालांकि इस समय दोनों पक्ष एक दूसरे से बहुत दूर थे और दूसरे पक्ष के चारों ओर पर्दा था, इसलिए हालांकि दोनों पक्षों ने जमकर लड़ाई की, लेकिन उन्होंने जल्दी कोई हताहत नहीं किया। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 696 निर्णायक। नहीं, हमें अतीत को तोड़ना होगा, अंजी ने कहा। इतनी लंबी दूरी पर खेलना उनके लिए अच्छा नहीं है। हर कोई सहमत होता है, इसलिए वे एक दूसरे को कवर करते हैं और बारी बारी से आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये लोग पहली बार सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब वे सहयोग करते हैं तो बहुत कुछ अपरिचित नहीं होता। हुआंग फैंग और बाई जियाओरो अपने गठन को नष्ट नहीं कर रहे हैं, वे पक्ष में हैं। सफलता सुचारू रूप से चली। हालांकि विपरीत दिशा में भी लोग थे, लेकिन जाहिर तौर पर ये सभी नहीं थे। इसके अलावा जैसा कि अंजी ने पहले कहा था, उनके भारी हथियार प्रकट नहीं हुए। इस समय हुआंग फैंग द्वारा छोड़े गए छोटे ईगल ने अचानक हुआंग फैंग को एक संदेश भेजा। आगे बढ़ते समय किसी ने घात लगाकर हमला कर दिया। सावधान रहें, सड़क पर घात है। जियाओयन की रिपोर्ट हुआंग फैंग ने अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की। जल्दबाजी में अंजी और अन्य लोगों से कहा। क्योंकि हुआंग फैंग को दूसरे पक्ष का स्नाइपर पहले ही मिल गया था, अब लोग हुआंग फैंग की बातें सुनने की हिम्मत नहीं करते। जब वो रुका तो बाकी सभी वैसे ही थे। उन्होंने रक्षात्मक संरचना तैयार कर ली और एक दूसरे पर गोलीबारी जारी रखी। आप पहले यहाँ हैं, मैं घात से निपट लूंगा, हुआंग फैंग ने कहा। कि जियाओयन की रिपोर्ट से हुआंग फैंग शायद जान सकते हैं कि दूसरी पार्टी कहाँ छिपी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बाई जियाओरो ने तुरंत कहा। हुआंग फैंग अकेले जाना चाहते थे, लेकिन बाई जियाओरो ने जोर देकर कहा कि हुआंग फैंग कुछ नहीं कह सकते, अब उनका समय टालने का समय नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग और बाई जियाओरो घात के करीब जाने के लिए सावधान है। हालांकि हुआंग फैंग ने बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं की। यदि वे बहुत करीब है तो दूसरा पक्ष उन्हें ढूंढ लेगा। ठीक वहीं हुआंग फैंग ने एक घनी घास की ओर इशारा किया। बाई जियाओरो उस स्थान को देखती है जहां हुआंग फैंग इंगित करता है और उसे कोई असामान्यता नहीं मिलती है। हालांकि इस समय ये स्पष्ट है कि वो इस बात पर विश्वास करना पसंद करेगी कि कोई नहीं है, इसलिए बाई जियाओरो और हुआंग फैंग प्रत्येक ने एक ग्रेनेड के साथ इसे खरपतवार पर फेंक दिया। वहां छिपे कई लोगों को हुआंग फैंग का दृष्टिकोण बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इससे पहले जब अंजी और अन्य लोग रुके तो उन्होंने अपना लक्ष्य खो दिया। हालांकि उन्होंने चिंता नहीं की, बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, क्योंकि यदि वे सकारात्मक लोगों को तोड़ना और खत्म करना चाहते थे तो उन्हें उनके आसपास से गुजरना होगा। उन्हें बस पेड़ों के खरगोश का इंतजार करना था, फिर एक आश्चर्यजनक हमला ही काफी होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अंजी और अन्य लोगों का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन वे 2 ग्रेनेड का इंतजार कर रहे थे जो उनके बगल में फट गए। उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 3 घायल हो गए। हालांकि तीनों लोग मरे नहीं हैं, उन्हें अपने छिपने के स्थान से बाहर आना होगा। जाहिर है उनके छुपने की जगह का खुलासा हो गया है। हालांकि वे नहीं जानते कि इसे कैसे उजागर किया जाए। आखिरकार वे अभी भी अंजी से कुछ दूरी पर हैं। इसके अलावा आसपास के पेड़ हरे भरे हैं और उन्होंने अच्छा आवरण बना रखा है। सिद्धांत के अनुसार उन्हें उजागर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि 2 हथगोले ने साबित कर दिया है कि वे वास्तव में उजागर हो गए हैं, इसलिए शेष 3 लोग केवल छिपने की जगह से बाहर आ सकते हैं, लेकिन वे बस बाहर आते हैं और उनका स्वागत बहुत सारी गोलियों से किया जाता है। ग्रेनेड फेंकने के बाद हुआंग फैंग और बाई जियाओरो ने पहले ही अपनी बंदूकें उस तरफ निशाना बना ली। बाई जियाओरो के पास अपनी बंदूक है और हुआंग फैंग के पास अंजी द्वारा दी गई एक सबमशीन बंदूक है, इसलिए आग अभी भी बहुत भयंकर है। ये साबित हो गया है कि हुआंग फैंग की शूटिंग तकनीक बाई जियाओरो जितनी अच्छी नहीं है।
हालांकि बाई जियाओरो के पास अब अधिक आंतरिक शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी शूटिंग के स्तर में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आई है। आखिरकार हुआंग फैंग लंबे समय से बंदूक के संपर्क में नहीं रहे हैं। हालांकि उसके पास युद्ध का अनुभव है, लेकिन इस शूटिंग तकनीक में कम समय में तेजी से सुधार नहीं किया जा सकता है। इसलिए तीनों को बाई जियाओरो ने मार डाला। हालांकि हुआंग फैंग ने भी उन्हें गोली मारी, लेकिन वे घातक हिस्से नहीं थे। वे उन्हें चोट पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्हें मारने का कोई रास्ता नहीं था। 3 लोगों की हत्या करने के बाद बाई जियाओरो तुरंत नहीं निकली, लेकिन हुआंग फैंग की ओर देखा। वो स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग से पूछ रहा था कि क्या कोई घात लगाया गया था। अभी जो कुछ हुआ उससे बाई जियाओरो को हुआंग फैंग के फैसले के बारे में कोई संदेह नहीं था। चलो, यहाँ अब उनमें से कोई नहीं है, वे 4 हैं। एक को अभी मार दिया गया है और अन्य 3 को भी मार दिया गया है, हुआंग फैंग ने कहा। बाई जियाओ ने सिर हिलाया और दोनों व्यक्ति अपनी पीठ पर हाथ रखकर अंजी और अन्य लोगों के पास वापस आ गए, जबकि अंजी और अन्य लोगों ने भी बाई जियाओ और अन्य लोगों के बीच लड़ाई को देखा। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि एक दूसरे के पक्ष में कितने लोग थे, लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए ये साबित हुआ कि हुआंग फैंग का निर्णय फिर से सही था। बाई जियाओ ने अंजी को सिर हिलाया, लेकिन अंजी ने हुआंग फैंग को अंगूठा ऊपर कर दिया और फिर सभी लोग आगे बढ़ गए। सड़क पर कोई घात नहीं लगाया गया था और लोग विपरीत रक्षा को आसानी से तोड़ चुके थे। सकारात्मक लोग जाहिर तौर पर सिर्फ लालच थे, उन्होंने बस हुआंग फैंग और अन्य लोगों को आगे बढ़ने के लिए लालच दिया, लेकिन असली हत्या का कदम सड़क पर घात लगाकर बैठे लोगों का था। अब उन लोगों को हुआंग फैंग ने मार डाला है, सकारात्मक लोगों को चिंता नहीं है। हालांकि जैसे ही अंजी लोगों ने सकारात्मक लोगों को मिटा दिया, अचानक एक आवाज आई और फिर उनसे ज्यादा दूर नहीं एक विस्फोट हुआ। सावधान रहें, यह एक रॉकेट लॉन्चर है, अंजी की आवाज भी आई। और इस समय कई लोग पहले से ही जमीन पर रैंक चुके थे और अभी अभी उस जगह से रैंक कर चले गए थे। तुम यहाँ हो, मैं तुम में से 2 को इधर उधर ले जाऊंगा और मार डालूंगा, अंजी ने कहा। हुआंग फैंग ने इस बार जाने के लिए नहीं कहा, उसने पहले जाने को कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि दूसरा पक्ष कहाँ छिपा है, लेकिन इस बार रॉकेट लॉन्च करने वाले व्यक्ति को आसानी से पाया जा सकता है और उन्हें उसके जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भले ही हुआंग फैंग ने जाने के लिए कहा, अंजी सहमत नहीं होगी। आखिरकार हुआंग फैंग उनका समर्थन करने के लिए यहाँ है। असली मुख्य शक्ति वे स्वयं है। हुआंग फैंग को सभी चीजें करने देना असंभव है, नहीं तो उनका कोई चेहरा नहीं होगा। इसलिए इस बार अंजी ने विपरीत दिशा में दुश्मन पर हमला करने और उसे मारने की पहल की। और ये लोग वास्तव में सर्वशक्तिमान हैं। जल्द ही रॉकेट लॉन्चर खत्म हो जाएंगे। जाहिर है उन्हें अंजी ने मार डाला है ताकि सभी लोग आगे बढ़ते रहें। इसके बाद वे अच्छा कर रहे हैं और सीधे दूसरे की घोंसले की जगह पर पहुंच रहे हैं। उनके समय में उन्होंने कई और लोगों को मार डाला, साथ में वे अंजी से पहले दूसरे पक्ष की अनुमानित संख्या तक पहुंच गए हैं। तो दूसरे पक्ष के घोंसले में आखिरी 2 दुश्मनों को मारने के बाद हर कोई निश्चिंत हो जाता है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 697 हजारों मील की आंखें। मिशन पूरा, अंजी ने शांत चेहरे के साथ कहा। उन्होंने अपने विरोधियों को मार डाला, लेकिन उनकी तरफ से केवल 2 लोग घायल हुए और किसी की मृत्यु नहीं हुई, जो वास्तव में बहुत खुशी की बात है। इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रुप लीडर बाई। अंजी ने बाई जियाओरो से कहा कि अगर हुआंग फैंग ने उन्हें पहले से 2 बार याद नहीं दिलाया होता तो वे और अधिक खो देते। नेता बहुत दयालु है। इस समय बाई जियाओरो का चेहरा भी काफी हल्का था, यहाँ तक कि कुछ मुस्कुराहट के साथ भी। बेशक उनमें से अधिकतर अभी भी ठंडे हैं। अंजी को परवाह नहीं है। आखिरकार बाई जियाओरो आमतौर पर ऐसी ही दिखती है। आज हंसने में सक्षम होना अच्छा है। वो हुआंग फैंग को देखने के लिए मुड़ता है और कहता है, भाई हुआंग वास्तव में शक्तिशाली है। जब आप बाद में राजधानी आएंगे तो मैं आपको पीने के लिए आमंत्रित करूंगा। अब अंजी ने अनुमान लगाया है कि ब्यूरो के निदेशक ने विशेष रूप से हुआंग फैंग को ब्यूरो में प्रवेश करने और औपचारिक सदस्य बनने की मंजूरी क्यों दी। हुआंग फैंग की शूटिंग तकनीक वास्तव में औसत है, हालांकि उसे खतरे का गहरा एहसास है। वो पहले भी लगातार 2 बार उनकी मदद कर चुके हैं। आप जानते हैं, उनके ब्यूरो में अच्छी शूटिंग तकनीकें असामान्य नहीं है। बहुत सारे शार्प शूटर हैं। हालांकि हुआंग फैंग जैसे कुछ ही लोग हैं जिनके पास खतरे की इतनी मजबूत धारणा है। केवल उन अनुभवी दिग्गजों को ही खतरे का कुछ प्रारंभिक आभास हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं और धारणा क्षमता हुआंग फैंग जितनी मजबूत नहीं है। खतरे की धारणा जितनी मजबूत होगी, लड़ने में उतना ही प्रभावी होगा। हालांकि यह भावना बहुत अनियमित है, लेकिन ये कई बार उनकी जान बचा सकती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल अंजी को नहीं पता कि हुआंग फैंग का कौशल क्या है। आखिरकार उस समय हुआंग फैंग ने केवल बंदूक का इस्तेमाल किया, लेकिन अन्य पहलुओं में उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं दिखाया। तो अंजी को लगता है कि उनका निर्देशक सही है। हुआंग फैंग की खतरे की धारणा उसकी कुशलता नहीं। टीम लीडर बहुत दयालु है। दरअसल मैंने कुछ नहीं किया, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर उसने भौहें चढ़ा ली और भीड़ से कहा, कोई आ रहा है। सभी लोग आराम कर चुके हैं। अब उन्होंने अचानक हुआंग फैंग की बातें सुनी और अचानक वे चौंक गए। फिर अंजी कहती है, क्या तुम्हें यकीन है? निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं। हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में हम अभी जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। हुआंग फैंग ने सभी को खबर दी कि छोटा बाज वापस आ गया है। वहां एक नन्हा चील आकाश में गश्त कर रहा था। हुआंग फैंग अब 1000 मील की दूरी पर है। इसके अलावा जब छोटा बाज 10,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो जमीन पर मौजूद लोगों के लिए उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। आप कितने लोगों को जानते हैं? अंजी ने भारी चेहरे के साथ कहा। मुझे नहीं पता, हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा कि जियो यंग गिनती नहीं कर सकता। ये जानना अच्छा है कि बहुत से लोग हैं और कुछ ही लोग हैं। अभी भी समय है, चलो उनके स्वागत के लिए कुछ गैजेट बनाते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि हुआंग फैंग इतनी दूर क्यों महसूस कर सकते हैं। पिछले अनुस्मारक के कारण जाहिर तौर पर कोई भी हुआंग फैंग पर संदेह नहीं करेगा।
जाहिर है इस समय जो लोग अंदर आते हैं वे उनके लोग नहीं हो सकते जो कि दुश्मन होने की संभावना है। बेशक वे आम लोग भी हो सकते हैं जो गलती से यहाँ आ जाते हैं। हालांकि दूसरे पक्ष के यहाँ आने से पहले उन्हें पहले से तैयार रहना होगा। यदि आप बाद में सामान्य लोगों को देखते हैं तो आप घात लगाना नहीं छोड़ सकते। अंजी के आदेश के तहत लोग व्यस्त होने लगे। हुआन फेंग सबसे निष्क्रिय व्यक्ति बन गया क्योंकि अन्य लोग धोखे में व्यस्त थे। जाहिर है हुआन फेंग ये काम नहीं कर सका। हालांकि क्योंकि वो अभी अभी शामिल हुआ है इसलिए किसी को यह अजीब नहीं लगेगा। इस समय जो लोग बाहरी दुनिया के करीब हैं वे खतरनाक तत्व हैं जिन्हें हुआन फेंग और उनके साथ मिलीभगत करने वाली विदेशी ताकतों ने नष्ट कर दिया था। जब हुआन फेंग अंदर आए तो उन्हें अंदर के खतरनाक तत्वों ने देख लिया, इसलिए वे पहले से ही घात लगाकर हमला कर देंगे। हालांकि उनमें से एक व्यक्ति लापता है और वो व्यक्ति उस समय वहां नहीं था बल्कि विदेशी सेनाओं के आगमन से निपटने के लिए निकला था। इसलिए इन लोगों को नहीं पता कि उनके सहयोगियों का सफाया कर दिया गया है। इस समय उनमें ज्यादा सतर्कता नहीं रहती। इससे भी अधिक वे नहीं जानते कि एक जादुई हेडोंकी उन्हें 10,000 मीटर की हवा में देख रहा है और हुआन फेंग को उनके ठिकाने की सूचना दे रहा है। भयानक गड़गड़ाहट तैयार है, हर कोई छिप रहा है, उनके आने का इंतजार करें। याद रखें अगर मैं गोली नहीं मारता तो गोली मत चलाना, जंगल में अंजी ने भीड़ से कहा। भीड़ ने सिर हिलाया और फिर तितर बितर हो गई। हुआन फेंग और बाई जियाओरो एक ही समूह में थे। अन्य लोगों ने क्रॉस फायर सुनिश्चित करने के लिए सामान्य समय में प्रशिक्षण की छिपी हुई स्थिति के अनुसार खुद को छुपाया, जबकि अंजी शीर्ष पर थी। तुम्हें कैसे पता चला कि कोई बाहर से आ रहा है? घास में लेटे हुए दूसरे पक्ष के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए बाई जियाओरो ने कुछ संदेह पूछे। क्योंकि मेरे पास दूरदर्शिता है, हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपके प्रति गंभीर हूँ। सफेद छोटी मुलायम सफेद हुआन फेंग ने एक नजर में कहा। कोई और मौजूद नहीं है, चेहरे पर उसके भाव बहुत नर्म है। यह सही तरीका नहीं है, मुझे इस बात की आदत नहीं है कि आप पहले हमेशा सीधा चेहरा रखते थे, हुआन फेंग ने कहा। मैं चाहूंगा कि आप इसका ख्याल रखें, बाई जियाओरो ने गुस्से में कहा। वो नहीं जानती थी क्यों हुआन फेंग के सामने वो अपना चेहरा नहीं रख सकी और हमेशा की तरह ठंडी नहीं दिखी। हालांकि हुआन फेंग के व्यवधान के बाद बाई जियाओरो अब पिछले प्रश्न नहीं पूछ सकती। इस समय उनके सामने हलचलें भी है। वहां सचमुच कोई आ रहा है, बाई जियाओरो ने धीमी आवाज में कहा। उसने आश्चर्य से हुआन फेंग को देखा। हालांकि उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी कि कोई सामने नहीं आया, फिर भी उन्हें कुछ संदेह था। आखिरकार हुआन फेंग भी उसी की तरह जंगल के बीच में था। ऐसे में उसे कैसे पता चला कि कोई अंदर आया है? हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे जानते हैं, कोई अब आ रहा है, जो साबित करता है कि हुआन फेंग फिर से सही है। हुआन फेंग ने बाई जियाओरो की आश्चर्यचकित आंखों को महसूस किया, लेकिन वह असहाय था। दरअसल वो इतना कुछ उजागर नहीं करना चाहते थे। हालांकि उस समय अगर उन्होंने यह बात नहीं कही तो उन्हें खतरा हो सकता था, इसलिए वो केवल सच बताना ही चुन सकता था। लेकिन इस समय सबसे आगे अंजी आश्चर्यचकित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उसकी नजरें सामने आने वाले लोगों पर टिकी रहती है। यदि सामान्य लोग होंगे तो वो प्रकट होंगे और उन्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे। आखिर सामने तो गड़गड़ाहट है। हालांकि यदि ये लोग एक एक करके हथियारबंद हैं, तो वे सामान्य लोग नहीं होंगे और वे उनके लोग नहीं हैं, इसलिए उनके लिए सक्रिय चेतावनी देना असंभव है। दोनों हाथों में बंदूक पकड़कर अंजी ने दूसरी तरफ निशाना साधा है और किसी भी समय गोली चलाने के लिए तैयार है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 698 दरवाजा बंद करने का निरीक्षण। एक ध्वनि को स्पर्श करें। सामने चल रहे व्यक्ति को भयानक गड़गड़ाहट का सामना करना पड़ा है। भयानक गड़गड़ाहट का विस्फोट तुरंत उसे और आसपास के 2 या 3 लोगों को उड़ा देगा। जीवन और मृत्यु का पता नहीं है। इस घटना की स्थिति में दूसरा पक्ष तुरंत विदेशी भाषा बोलने और लगातार चिल्लाने लगा। जब वे लेटना चाहते थे, अंजी पहले ही गोली मार चुकी थी। अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। इस समय उन लोगों ने पाया कि वे चारों ओर से गोलियों से घिर गए हैं। वे और अधिक घबरा गए। हुआन फेंग और बाई जियाओरो ने भी शूटिंग की है। प्रारंभिक तैयारी के समय के कारण यहाँ के लोगों को पहली बार शूटिंग करने पर मूल रूप से लाभ हुआ है, इसलिए विपरीत पक्ष को कम समय में बहुत नुकसान हुआ है। बूम 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 के हथगोले फेंके गए। जब प्रतिद्वंद्वी अभी भी चक्कर में था तो इससे उन्हें फिर से बहुत नुकसान हुआ। ये कहा जा सकता है कि हुआन फेंग की ताकत दूसरे पक्ष से ऊपर है। अब उनके पास तैयारी और उत्तम व्यवस्था है। शुरू से ही यह लड़ाई एक तरफा नरसंहार है। 10 मिनट से भी कम समय में विपरीत पक्ष के 20 से अधिक लोगों का सफाया हो गया। हालांकि हुआन फेंग की ताकत लगभग पूर्ण है। इस बार लोगों के एकत्र होने के बाद उन सभी ने हुआन फेंग को देखा और अर्थ स्वयं स्पष्ट था। आसपास कोई नहीं है। हुआन फेंग ने जियाओयिन के साथ संवाद करने के बाद सभी से कहा। हुआन फेंग की बातें सुनने के बाद हर किसी को वास्तव में राहत मिली। पहले जब हुआन फेंग को इतनी लंबी दूरी पर दूसरे दल के आगमन का आभास हुआ तो सभी को थोड़ा संदेह हुआ। हालांकि ये पता चला कि हुआन फेंग सही थे, इसलिए अनजाने में हर किसी ने हुआन फेंग की बातों पर विश्वास कर लिया। हुआन फेंग के ये कहने से पहले कि यह ठीक है, लोग आराम करने से डरते थे। अब वे उसे ये कहते हुए सुनते हैं कि यह ठीक है, यानी यह वास्तव में ठीक है। ठीक है, युद्ध क्षेत्र साफ करो और हमारे जाने का समय हो गया है। उसके बाद वो हुआन फेंग के पास गया और कहा, मैं इस बार के बारे में एक रिपोर्ट लिखूंगा और मैं आपका श्रेय नहीं चूकूंगा। वैसे भी इस बार धन्यवाद। टीम लीडर बहुत दयालु है, मुझे यही करना चाहिए, हुआन फेंग ने कहा। युद्ध क्षेत्र की सफाई बहुत तेजी से चल रही थी। जल्दी ही सभी लोग यहाँ से चले गए। अंजी लोगों के साथ चली गई। हुआन फेंग और बाई जियाओरो भी चले गए। ऐसा लगता है कि मेरी मूल अनुशंसा सही है। आप वास्तव में अच्छे हैं, कार में बाई जियाओरो ने हुआन फेंग से कहा। ये शक्तिशाली है। मैंने कई लोगों को नहीं मारा है। मुझे इस शूटिंग कौशल का अभ्यास करने की आवश्यकता है। नेता, मेरे लिए उपकरण के लिए आवेदन करना मत भूलना, हुआन फेंग ने गाड़ी चलाते समय बाई जियाओरो से कहा।
मैं देख रहा हूँ तुम वहां रहोगे, बाई जियाओरो ने कहा, लेकिन मैं अभी भी खतरे को समझने की आपकी क्षमता के बारे में उत्सुक हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? बाई जियाओरो को विषय को फिर से इस ओर मोड़ते हुए सुनकर हुआंग फैंग को कहना पड़ा, यह एक सहज प्रवृत्ति है, आप मुझे समझाने के लिए बुलाते हैं और मैं समझा नहीं सकता। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। बाई जियाओरो स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग ने जो कहा उस पर विश्वास नहीं करती। ये देखते हुए कि वो ईमानदार होने को तैयार नहीं है, वो दोबारा नहीं पूछेगी। हुआंग फैंग को ये देखकर राहत मिली कि उसने सवाल पूछना बंद कर दिया। यदि उनका बस चलता तो वे इसे पहले उजागर नहीं करते। जब हुआंग फैंग और बाई जियाओरो अपने कार्यों को अंजाम देने जा रहे थे, तियानजियाओ समूह की नई आहार गोलियां अंततः आधिकारिक तौर पर बाजार में आ गई। चूंकि पहले से ही बहुत सारा प्रचार और विज्ञापन किया जा चुका है, बहुत से लोग अभी भी वहां हैं। आखिरकार तियानजियाओ समूह की प्रतिष्ठा अतीत में बहुत अच्छी है। सुबह जैसे ही तियानजियाओ समूह के केंद्र के पास फ्लैगशिप स्टोर खुला, कई लोग ये देखने के लिए अंदर गए कि क्या वजन घटाने वाली दवा का इतना प्रचार किया गया है। फ्लैगशिप स्टोर्स के अलावा प्रमुख शॉपिंग मॉल के काउंटरों पर तियानजियाओ समूह की कई नई वजन घटाने वाली दवाएं उपलब्ध हैं। ये शॉपिंग मॉल उसी दिन काउंटर पर वजन घटाने वाली दवाएं भी बेचते हैं। सु यूमो और जी मिंगजियाओ दोनों इस समय फ्लैगशिप स्टोर में हैं। आखिरकार पिछली बार उन्होंने फ्लैगशिप स्टोर को भी महत्व दिया था। आखिरकार उन्हें दूसरों द्वारा नियंत्रित होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक यहाँ का कारोबार अच्छा रहेगा, वे भविष्य में दूसरे शहरों में भी ऐसे स्टोर खोलेंगे। जिस समय दरवाजा खुला, बहुत सारे लोग अंदर आए। सु यूमो और जी मिंगजियाओ दोनों के चेहरे पर अधिक मुस्कान थी। हालांकि मुस्कान लंबे समय तक नहीं टिकी थी, इसलिए ये क्रम से बाहर थी। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, यहाँ का प्रभारी कौन है? कई वर्दीधारी लोग अंदर आए, फिर दुकान में वेटर से कहा। सु यूमो और जी मिंगजियाओ ने भी उन्हें ढूंढ लिया और जल्दी से वहां आ गए। जी मिंगजियाओ ने ऊपर जाकर कहा, मैं हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? क्या आप यहाँ के प्रभारी हैं? उस आदमी ने जी मिंगजियाओ और सु यूमो की ओर लालच से देखा, फिर कहा, हम अग्निशमन कर्मी हैं, हमें संदेह है कि यहाँ संभावित सुरक्षा खतरा है। अब हमें निरीक्षण के लिए दरवाजा बंद करने की जरूरत है। हालांकि पिछले सप्ताह हमने जो अग्निशमन जांच की थी, आपने कहा था कि कोई समस्या नहीं थी। हाँ, इसका नेतृत्व आपके कप्तान वू ने किया था, जी मिंगजियाओ ने कहा। कैप्टन वू छुट्टी पर है, कौन जानता है कि आपने जो कहा वो सच है। इसके अलावा 1 सप्ताह हो गया है, हमें रिपोर्ट मिली है कि आपके पास छिपे हुए खतरे हैं। अब हमें उनकी जांच करनी होगी। हम आपके लिए और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं। क्या हम रात को दरवाजा बंद होने तक इंतजार कर सकते हैं? सु यूमो ने पूछा। आखिरकार आज बाजार में उनकी नई आहार गोलियों का पहला दिन है, निस्संदेह वो आज बंद नहीं करना चाहती। बिल्कुल नहीं, कौन जानता है, आदमी ने बिना सोचे कहा। जब सु यूमो और जी मिंगजियाओ ने समझाना चाहा, तो वे काम की वर्दी पहने हुए कुछ लोगों के साथ आए। जब वे अंदर आए तो उन्होंने पूछा कि प्रभारी कौन है, क्या चल रहा है? सु यूमो भौहें सिकोड़ती है, वो पहले से ही कुछ असामान्य महसूस करती है। ये लोग इतने चतुर नहीं हो सकते, वे सभी आज जांच करने आए हैं, हो सकता है पर्दे के पीछे कोई हो। हम औषधि नियामक ब्यूरो से हैं, हमें संदेह है कि आपके सौंदर्य प्रसाधनों और वजन घटाने वाली दवाओं में हानिकारक तत्व है। अब हमें एक जांच करने की जरूरत है, जांच के नतीजे नहीं आने के बाद आप उन्हें बेच नहीं सकते, आदमी ने कहा था। हालांकि ये सभी चीजें शुरुआत में निरीक्षण के लिए भेजी गई थी और कोई समस्या नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि यदि हम व्यवसाय बंद करना चाहते हैं और निरीक्षण पर जोर देना चाहते हैं, तो हमें उनकी जांच करने की आवश्यकता है। क्या हम अभी भी व्यवसाय में हैं? जी मिंगजियाओ ने असंतोष से कहा। आप क्या चिल्लाते हैं? क्या ये दिल की कमी है? हम बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की जीवन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। आप व्यवसायी पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, आदमी ने नेक तरीके से कहा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 699 बाकी मुझ पर छोड़ दो। इस व्यक्ति के शब्द तुरंत आसपास के लोगों को बिंदु और बात करने दें। जी मिंगजियाओ की चिंतित आंखें थोड़ी लाल हैं। यह कोई कलंक नहीं है। तियानजियाओ समूह निश्चित रूप से एक विवेक उद्यम है। हालांकि वे पैसा कमाना चाहते हैं, कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी कोई निचली रेखा नहीं है। इसके विपरीत उनकी निचली रेखा अन्य उद्यमों की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि आसपास के आम उपभोक्ताओं को इसके बारे में पता नहीं है। अब जब औषधि प्रशासन के लोग ऐसा कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें तियानजियाओ समूह पर संदेह होने लगता है। इसके अलावा यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जल्द ही उद्योग और वाणिज्य प्रशासन के लोग यहाँ आए और आज स्टोव बंद करने का बहाना बनाया। एक बार जब यह वास्तव में बंद हो जाता है, तो ये कहना मुश्किल है कि यह सामान्य व्यवसाय कब फिर से शुरू कर सकता है। इस समय स्टोव में ज्यादा ग्राहक नहीं है, वर्दी पहनने वालों को भगा दिया गया है। बेशक वे जो कहते हैं वो ये है कि स्टोव में चीजें सुरक्षित नहीं है और इसमें छिपे खतरे हैं। अब ऐसा करना उनके लिए अच्छा है। वैसे भी ये तियानजियाओ समूह की प्रतिष्ठा के लिए बुरा है। सु यूमो और जी मिंगजियाओ इस समय पहले ही समझ चुके हैं कि कोई उन्हें साफ करने की कोशिश कर रहा है। वे सरकारी विभाग में हैं और उनके पास कोई संपर्क नहीं है, इसलिए वे अपने संबंधों का उपयोग करने में व्यस्त हैं। हालांकि उन्हें जो फीडबैक मिला उससे वे निराश हो गए। उन लोगों ने या तो छुट्टियां ले ली या उन्हें टालने के लिए अन्य बहाने ढूंढ लिए। वैसे भी कोई भी उनकी समस्या सुझाने में मदद करने को तैयार नहीं था। जाहिर है इन लोगों को पहले ही बधाई दी जा चुकी है। अगर 1 या 2 लोग हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार तियानजियाओ समूह में आमतौर पर बहुत अधिक संतानोचित भक्ति होती है। हालांकि इस बार कई उद्यम तियानजियाओ समूह के निर्माण के लिए हाथ मिलाना चाहते हैं और वे सभी अपने संबंधों का उपयोग करते हैं। इस तरह अगर वे तियानजियाओ समूह को आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर उनके पास कुछ चीजें हैं जो इसके लायक नहीं है। वे इतने मूर्ख नहीं है, इसलिए इस समय कोई भी बाहर आने को तैयार नहीं है। इस समय जी मिंगजियाओ रोने की जल्दी में है। सु यूमो के पास भी कोई रास्ता नहीं है। वे अपने परिवारों के बीच संबंधों पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने किंगई प्रांत में अपना नेटवर्क स्थापित किया है,
हालांकि अभी कुछ साल ही हुए हैं जब वे कुछ लोगों से मिले थे, लेकिन वास्तविक बड़े लोग ऑनलाइन नहीं हो सकते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी स्थिति बहुत ऊंची नहीं है। इस समय ये लोग दूसरे लोगों से प्रतिस्पर्धा करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते हैं। और सु यूमो और जी मेंगजियाओ दोनों समझते हैं कि अगर आज उनकी दुकान बंद हो गई तो उनकी कंपनी को झटका छोटा नहीं लगेगा। दूसरा पक्ष ये खबर फैलाएगा और जितना संभव हो सके अपनी दुकान में देरी करेगा और फिर से व्यवसाय शुरू करेगा। इस तरह तो उनकी प्रतिष्ठा सचमुच नष्ट हो जाएगी, यानी कि इससे ज्यादा कोई विज्ञापन नहीं उठ सकता। हालांकि वे इस घटना के नुकसान को समझते हैं, लेकिन इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार उनके सक्रिय संबंध का उपयोग किया गया है और कोई अन्य रास्ता नहीं है। इस समय कई लोग फिर से दरवाजे से अंदर आए। ये लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि लंबी बंदूक और छोटी बंदूक वाले पत्रकार हैं। अंदर आते ही उन्होंने कुछ देर तक घटनास्थल पर शूटिंग की। यदि दुकान सहायक उन्हें रोकता भी तो भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन लोगों की शक्ल देखकर सु यूमो और जी मेंगजियाओ और भी बदसूरत लग रहे हैं। ये सोचना कठिन नहीं है कि जाहिर तौर पर इस घटना के पीछे यही लोग हैं। वे चालाकी कर रहे हैं, अन्यथा ये पत्रकार यहाँ इतने सहयोग नहीं हो सकते। फिर दूसरा पक्ष सोच सकता है कि यह पर्याप्त क्रूर नहीं है और दरवाजे पर एक और हलचल है। किसी ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है, लेकिन इस बार किसी को यहाँ ले जाया गया है। फॉलो कर रहे कई लोग दूसरे पक्ष के परिवार के सदस्य होने का दावा करते हैं। तियानजियाओ समूह के उत्पाद खाने के कारण अब उनमें जहर हो गया है। वे इसके बारे में बात करने के लिए तियानजियाओ समूह में आए और वो पत्रकार इस मामले को जाने नहीं देंगे। वे एक और तस्वीर लेंगे। अधिक से अधिक लोग बाहर देख रहे हैं। अधिकांश लोगों को लगता है कि तियानजियाओ समूह में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, अन्यथा इतनी सारी चीजें नहीं होंगी। अगर ये बातें उजागर हो गई तो तियानजियाओ ग्रुप खत्म हो जाएगा। बेशक बहुत कम संख्या में लोगों ने अनुमान लगाया है कि उन्होंने इस तियानजियाओ समूह से किसी को नाराज किया होगा, अन्यथा उन्हें इस तरह से निशाना नहीं बनाया जाएगा और सभी चीजें सहयोग से हुई। निस्संदेह भले ही ये लोग समझते हो कि वे कुछ नहीं कह सकते, फिर भी उन्हें देखते रहना चाहिए। वे तियानजियाओ समूह से संबंधित नहीं है। स्वाभाविक रूप से तियानजियाओ समूह के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और अगर वे कहते भी हैं तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। यहाँ तक कि सु यूमो भी सामान्य समय में शांत रहती है। जब वो कॉम्बो बॉक्सिंग के दूसरे पक्ष के सेट से मिलती है तो वह अभिभूत महसूस करती है और नहीं जानती कि इससे कैसे निपटना है। इस समय वो पहली बार असहाय महसूस कर रही थी और उसे निर्भरता खोजने की जरूरत थी। उसके मन में पहला विचार हुआंग फैंग का था। हालांकि जाहिर है भले ही हुआंग फैंग आए, वो उसकी मदद नहीं कर सकी। आखिरकार हुआंग फैंग एक साधारण व्यक्ति थे। ऐसा लगता है कि इस बार यह सचमुच विफल होने वाला है। सु यूमो ने मन ही मन सोचा, घटना के निपट जाने के बाद भी वे सामान्य रूप से काम कर सकते हैं और उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा का उनकी कंपनी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या बात है, यहाँ इतनी व्यस्तता क्यों है और इतने सारे वर्दीधारी? जब सु यूमो को असहाय महसूस हुआ तो उसने अचानक अपने कान में एक परिचित आवाज सुनी। उसने आश्चर्य से दरवाजे की ओर देखा। निश्चित रूप से हुआंग फैंग की आकृति वहां दिखाई दी। सु यूमो को ऐसा महसूस हुआ जैसे हुआंग फैंग के पीछे एक रंगीन चमक थी। उसने उसकी इच्छा सुनी और समय पर उपस्थित हो गया। हुआंग फैंग, तुम यहाँ क्यों हो? सु यूमो ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही अभी स्थिति बहुत खराब हो, लेकिन इस समय हुआंग फैंग आसपास हो सकते हैं। सु यूमो को अचानक लगा कि सब कुछ कोई समस्या नहीं है। उसने और मेंगजियाओ ने शून्य से शुरुआत की। अपने और हुआंग फैंग के भविष्य के लिए वो फिर से लड़ने से नहीं डरती। इसके अलावा हालांकि वर्तमान स्थिति बहुत परेशानी भरी है, फिर भी इसे फिर से शुरू करना उतना परेशानी भरा नहीं है। हुआंग फैंग ने सु यूमो को भी देखा। पहली बार उसने उसकी आंखों में वो असहाय भाव देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सु यूमो पहले कब थी, वो आत्मविश्वास से भरी थी। हालांकि वो एक मजबूत महिला जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उसने हुआंग फैंग के सामने कभी भी ऐसी झिझक नहीं दिखाई। हुआंग फैंग का दिल दया से भर गया। ये ठीक है, मैं बाकी का ध्यान रखूंगा। हुआंग फैंग सु यूमो के पास गए और उसे गले लगाया। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 700 अलार्म। हुआंग फैंग और बाई जियाओरो यिंगझो से वापस आने के बाद, क्योंकि वे सु यूमो के व्यवसाय के बारे में चिंतित थे, हुआंग फैंग घर नहीं गए बल्कि सीधे यहाँ आए। जहां तक बाई जियाओरो का सवाल है, क्योंकि करने को कुछ नहीं था, वे एक साथ आए। आप कौन हैं? जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि हम आधिकारिक काम पर हैं? जब हुआंग फैंग ने सु यूमो को सांत्वना दी तो वर्दीधारी लोग दृश्य को खत्म करने के लिए बाहर आए। शायद यह ईर्ष्या के कारण है। आखिरकार सु यूमो बहुत सुंदर है। अब हुआंग फैंग ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उनमें से कई लोगों की आंखों में ईर्ष्यालु दृष्टि होती है। हुआंग फैंग सु यूमो को छोड़ देता है, मुड़ता है और उस आदमी की ओर देखता है और कहता है, मैं इस कंपनी का सुरक्षा गार्ड हूँ और इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ। क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? ये सुनकर कि हुआंग फैंग सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था, उन सभी लोगों ने तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा और कहा, आप एक छोटे से सुरक्षा गार्ड हैं, परेशानी क्या है? जल्दी से रास्ते से हट जाओ। मुझे रास्ते से क्यों हटना चाहिए? क्या हमारे स्टोर को बंद करने के लिए आपके पास कोई औपचारिकता है? मुझे अब आपकी पहचान पर गंभीरता से संदेह है। कौन जानता है कि आप कौन हैं और आपने एक राज्य अधिकारी होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे की? मैं आपके बारे में क्या कहूँ? किसने कहा कि हम झूठ बोल रहे थे? सावधान रहें, हम आपको पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। उनके बगल में औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो का एक आदमी बाहर कूद गया और हुआंग फैंग की ओर इशारा किया। क्या आप एक पुलिसकर्मी हैं? क्या आप अपनी इच्छानुसार लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या यह एक न्यायाधीश है? क्या मुझे जेल की सजा दी जा सकती है? हुआंग फैंग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मुंह फिसला हुआ है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दूंगा, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो परिणामों के लिए तुम जिम्मेदार होगे। वह आदमी धमकी देते हुए फिर से हुआंग फैंग के पास पहुंचा। परिणाम क्या है? मैं उत्सुक हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। फिर उन्होंने अपने हाथ से दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा, और मुझे लोगों का इस तरह मेरी ओर इशारा करना पसंद नहीं है।
हुआंग फैंग की हरकत से वो आदमी स्तब्ध रह गया। हुआंग फैंग के पीछे तियानजियाओ समूह के कर्मचारी भी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग पहले लड़ने की हिम्मत करेंगे। वो अभी भी एक सरकारी अधिकारी थे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? उस आदमी ने हुआंग फैंग को अजीब नजरों से देखा और कहा। क्यों नहीं, क्या आप सोने से बने हैं? मैं इसे छू नहीं सकता। हुआंग फैंग ने कहा, मुझे आप में से उन लोगों के प्रति विनम्र होने की जरूरत नहीं है जो सार्वजनिक सेवा से आए हैं। हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। यह एक फाइल है, उनमें से एक नेता हो सकता है। उसने बैग से कागज का एक टुकड़ा निकाला और हुआंग फैंग को सौंप दिया। क्योंकि प्रबंधक युआन और अन्य लोगों ने पहले ही लंबे समय से तियानजियाओ समूह के खिलाफ साजिश रची है, सभी आवश्यक चीजें जल्दी तैयार कर ली गई है। हालांकि हुआंग फैंग ने इसे लेने के बाद तुरंत इसे नहीं देखा, लेकिन अन्य लोगों को देखा और कहा, तुम्हारा क्या होगा? अन्य दो विभागों के लोगों ने भी अपने दस्तावेज निकाल लिए। सु यूमो और जीमेंगजियाओ ने इस स्थिति को देखा और उनके चेहरे और भी बदतर थे। इससे पता चलता है कि इस मामले के पीछे के लोग काफी समय से इनसे निपटने की योजना बना रहे हैं और ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग के चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसने कागज हाथ में लिया और उसे देखा, फिर उसने सभी लोगों की हैरान आंखों के सामने सीधे कागज फाड़ दिया। क्या कर रहे हो? इसे रोको। सरकारी विभाग के उन लोगों ने जब हुआंग फैंग की हरकत देखी तो चौंक गए और फिर दहाड़ने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग का साहस इतना बड़ा था कि उन्होंने सरकारी दस्तावेजों को फाड़ने की हिम्मत की, जो सरकारी विभागों के लिए घोर अवमानना थी। इस बार सु यूमो और जीमेंगजियाओ भी चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि हुआंग फैंग ने ऐसा क्यों किया। जीमेंगजियाओ आगे आना चाहता था और हुआंग फैंग की कार्रवाई को रोकना चाहता था, लेकिन सु यूमो ने उन्हें रोक दिया। चिंता मत करो, मुझे उस पर विश्वास है। सु यूमो ने कहा कि हालांकि उसे समझ नहीं आया कि हुआंग फैंग क्या कर रहा था, लेकिन वो हुआंग फैंग पर बहुत विश्वास करती थी। इसके अलावा वो सबसे खराब योजना भी बनाना चाहती थी। यदि हुआंग फैंग को गिरफ्तार किया गया तो वह अपना चेहरा छोड़ देगी और हुआंग फैंग को बचाने के लिए अपने परिवार से मदद मांगेगी। बहुत मुश्किल में होने के बावजूद उसने अपने परिवार से मदद नहीं मांगी, लेकिन हुआंग फैंग के लिए उसने मदद नहीं मांगी, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार थी। भले ही परिवार ने उसके सामने कड़ी शर्तें रखी, लेकिन वो ऐसा करने में संकोच नहीं करेगी। यहाँ मत आओ, नहीं तो मैं विनम्र हो जाऊंगा। हुआंग फैंग ने सरकारी अधिकारियों की ओर देखा जो उससे दस्तावेज प्राप्त करने के लिए दौड़े थे। वे लोग हुआंग फैंग से कैसे डर सकते हैं? एक के बाद एक छोटे से सुरक्षा गार्ड की चेतावनी लगता है सुनी नहीं है। हुआंग फैंग लगातार आगे बढ़ रहा है। उनका उनके प्रति विनम्र होने का भी इरादा नहीं है। इन लोगों ने सु यूमो को पहले बहुत मजबूर किया। वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था। अब यह अच्छा मौका है। परिणामस्वरूप हुआंग फैंग ने एक एक करके मुक्का मारा और जल्द ही ऊपर आए सभी लोग नीचे गिर गए। जब उन्होंने देखा कि उनकी आंखें जमीन पर गिरने वाली हैं तो उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि कोई दिन दहाड़े सरकारी अधिकारियों की पिटाई कर देगा। वे पत्रकार इस वक्त सदमे में नहीं है। वे अब सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि यहाँ एक बड़ी खबर सामने आने वाली है। वे साइट पर मौजूद हर चीज को रिकॉर्ड करने के लिए अपने हाथों में कैमरा दबाते रहते हैं। हुआंग फैंग ने पत्रकारों की ओर देखा और कहा, आप देखिए, मैं अपना बचाव कर रहा हूँ। उनमें से कई लोग मेरी ओर दौड़े और मुझे लगा कि मेरी जान को खतरा है। यह मेरी गलती नहीं है। हालांकि उन पत्रकारों ने हुआंग फैंग की बातों का जवाब नहीं दिया और घटनास्थल पर ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो हुआंग फैंग की बातों पर विश्वास करते हो। आखिर उनकी आंखें अंधी नहीं थी। जाहिर है हुआंग फैंग ने इन लोगों पर हमला किया। हालांकि वहां बहुत से लोग थे, लेकिन वे हुआंग फैंग के विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे। तुम अराजक हो, चलो पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओ और इस कमीने को पकड़ो। जिन लोगों को हुआंग फैंग ने पीटा था वे जमीन पर लेट गए और चिल्लाने लगे। अलार्म, ठीक है, पुलिस को इसे संभालने दो, ये बेहतर है। हुआंग फैंग ने कहा, अभी भी ज्यादा डर नहीं है। अब जमीन पर मौजूद उन सरकारी अधिकारियों की असहजता महसूस करने की बारी है। वे सभी कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को बुलाया है। हुआंग फैंग डरता नहीं है। यदि यह भरोसा करने के लिए कुछ नहीं है या यदि यह मूर्ख है तो हुआंग फैंग को मूर्ख की तरह नहीं दिखना चाहिए, यानी उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ हो सकता है। हालांकि क्योंकि हुआंग फैंग सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है और वे आमतौर पर कहाँ जाते हैं उन्हें पेश नहीं किया जाता है। कौन सा उद्यम उन्हें अपमानित करने का साहस करता है? हालांकि उनके आधिकारिक पद बड़े नहीं है, फिर भी उन्हें भड़काना इतना आसान नहीं है। ठीक समय पर उनमें से कुछ जियांगजू म्यूनिसिपल ब्यूरो के उप निदेशक को जानते हैं और उनके बीच अच्छे संबंध हैं। इसलिए इन लोगों ने निर्णायक रूप से पुलिस को बुलाया। इसके अलावा जियांगजू शहर के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के उप निदेशक